हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर कर चुके हैं हमारा हाइपरटेंशन। हमने हाइपरटेंशन पढ़ लिया है। हाइपरटेंशन के बाद में हमने कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जब हम बात करते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, तो इस्चेमिक नाम सुनते से ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है कि क्या होता है इस्चेमिक। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ की अगर बात करें तो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मेजर ब्लड वेसल सप्लाई जो होती है ब्लड की, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की टू द हार्ट बिकम्स डैमेज्ड और डिसीज इज टर्म्ड एज इस्चेमिक हार्ट डिसीज और कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सिंपल सी बात है, देखो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले शब्द आता है इस्चीमिया। इस्चीमिया शब्द का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हार्ट डिसीज़ मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और या फिर इसके साथ आप बोल सकते हो ब्लड की, या फिर आप बोल सकते हो कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स, अगर उनकी डिफिशियंसी होने लग जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दैट इज़ कोरोनरी। अब इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि मान लीजिए ये हार्ट है एक सिंपल सा, राइट, ये एक हार्ट है। जब ये एक जो आप हार्ट देख रहे हो, इस हार्ट के अंदर अब बात समझने की कोशिश करो कि ये हार्ट है, इसकी खुद की एक ब्लड सप्लाई होती है, इसकी खुद की, मतलब हार्ट जो होता है पूरे बॉडी पूरे शरीर को हमारे क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड। पर ये जो हार्ट होता है ना, ये खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है वाया कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी और वेन्स। अब हम बात करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी और वेन्स की जब बात करी तो अब मान लीजिए कि यही कोरोनरी आर्टरी और ब्रेन्स में क्या हो जाए कि ब्लड की सप्लाई अगर हो रही है। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन आती हैं, एक तो आती है, देखो एक तो आती है हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन और एक आती है इस्चीमिया। तो इस्चीमिया में क्या हो रहा है कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब देखो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है इस्चीमिया, एक आता है हाइपोक्सिया। ठीक है, इस्चीमिया में भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। ठीक है, हाइपोक्सिया में भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है। तो दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है फिर इन दोनों के अंदर? इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि इस्चीमिया में ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्यों हो रही है। देखो इस्चीमिया में क्या हो रहा है कि ब्लड की सप्लाई जो है ना, वो ब्लड की सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसमें ये इस्चीमिया में, पर अगर आप हाइपोक्सिया की बात करते हो तो हाइपोक्सिया में क्या है कि ब्लड की सप्लाई जो है वो तो पूरी है, ब्लड सप्लाई फुल, पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लग गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये होता है इस्चीमिया और हाइपोक्सिया के बीच की कंडीशन। अब इस्चीमिया में देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, यहीं पे हमने ये लिखा है कि अ कंडीशन इन विच मेजर ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द हार्ट बिकम्स डैमेज्ड और डिसीज इज टर्म्ड एज इस्चेमिक हार्ट डिसीज। मतलब कि इनका कहना ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो मेजर ब्लड सप्लाइंग ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अगर डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में, ब्लड में और न्यूट्रिएंट्स में सप्लाई में कटौती हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज। ठीक है, buildup of plaque in arteries और inflammation are the major causes of coronary artery diseases। coronary artery diseases होने का मेन कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए जो आर्टरीज होती हैं या इन्फ्लेमेशन, आर्टरीज या वेन्स जो होती हैं उनके अंदर या तो आपके एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि आपके प्लेग जो होता है, प्लेग का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए जिसकी वजह से ये डिफिशियंसी कॉज हो सकती है। तो दीज आर द मेन बेसिक फीचर्स और दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ इटायोलॉजी ऑफ
इस्चेमिक हार्ट डिसीज। अब हम बात करते हैं कि इटायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो इटायोलॉजी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। तो इटायोलॉजी में हमने क्या देखा था कि अ डैमेज और इंजर्ड इनर लेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी इनिशिएट्स इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। इनका क्या कहना है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, मैंने आपको बताया था कि जो कोरोनरी आर्टरी है, देखो बताया ना आपको कि कोरोनरी आर्टरी से ब्लड हार्ट जो होता है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, ये हालांकि बता चुका हूँ आपको, फिर समझा देता हूँ, डायग्रामेटिकली ज़्यादा बेटर रहेगा। हार्ट जो है अदर ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या करती है, सप्लाई ब्लड टू बॉडी, राइट। इसमें क्या आती है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट, मतलब कि हार्ट से किया हुआ पंप कोरोनरी सब आर्टरीज के थ्रू हार्ट में ही सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब इनमें अगर क्या हो रहा है, अब जो कोरोनरी आर्टरीज जो है ना, इसकी कोरोनरी आर्टरीज की इनर लेयर, अगर इनर लेयर इसकी अगर इनर लेयर गेट डैमेज्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस, इनिशिएशन ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। अब बात समझ में आई। इटायोलॉजी की बात करें तो क्या होता है, जैसे कि स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड ये जो आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, दीज आर द मेन इटायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस, जिसकी वजह से आपके कोरोनरी आर्टरीज पे डैमेज होता है, कोरोनरी आर्टरी अफेक्ट होती है। अब अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, देखो इन डैमेज, जो कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है उसके अंदर प्लाक का एक्यूमुलेशन होता है इंजरी साइट पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन और रप्चर ऑफ द प्लेक रिजल्ट इन क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट एट द साइट, एंड दिस क्लम्प ब्लॉक द आर्टरी एंड रिजल्टिंग इन हार्ट अटैक। मेन चीज क्या हुआ, देखो कोरोनरी आर्टरी है, राइट, सपोज करके चलो ये हार्ट के अंदर की कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी पे यहाँ पे आपके क्या हुआ, डैमेज हुआ, ठीक है, यहाँ पे डैमेज हुआ, तो इन पे डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे आपके प्लाग जो होगा, प्लेग नहीं, प्लाग का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। ये प्लाग का एक्यूमुलेशन होने लगा, आप बोल सकते हो कि प्लाग एक्यूमुलेशन ड्यू टू डैमेज इन कोरोनरी आर्टरी, ड्यू टू डैमेज प्लाग एक्यूमुलेशन एट डैमेज्ड साइट, राइट। डैमेज्ड साइट पर जो होगा वो होगा ड्यू टू डैमेज इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में हुआ। अब क्या हुआ कि डैमेज हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, इफ अब जो प्लाग है, ये प्लेक जो है, अगर इफ प्लेक ब्रेकडाउन अकर्स, अगर ये प्लेक का ब्रेकडाउन हुआ, ये टूटा, तो क्या करेगा, ये टूटने की वजह से इसमें क्या होगा कि हार्ट में, ये तो यहाँ तो था ही, ये टूटा, अलग अलग हिस्सों में टूटा, यहाँ कहीं एक्यूमुलेट होने लग गया, कहीं यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, कहीं यहाँ, मतलब अलग अलग जगह पे जाकर ये एक्यूमुलेट होगा। जब ये अलग अलग जगह पर जाकर एक्यूमुलेट होगा तो ये क्या कंडीशन क्रिएट करेगा, कॉज हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक को कॉज कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज का एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है, राइट। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है, द ऑनसेट एंड डायग्नोसिस ऑफ सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ फिक्स्ड क्रोनिक एनाटॉमिक डिसीजेस एंड ऑल्सो ऑन डायनेमिक चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कोरोनरी प्लेक। मतलब सिंपल सी बात है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही कि इस कोरोनरी प्लेक में किस तरह से चेंज हुआ जिसकी वजह से आपके इस्चेमिक हार्ट डिसीज कॉज हुई, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राइट। अब देखो सबसे पहले क्या होते हैं ना, ये जो होते हैं ना प्लाक के अंदर इवेंट्स, इन इवेंट्स के अंदर कुछ आपके जर्नली इंडिकेशंस होते हैं, राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, राइट, अब दिख रहा होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट प्लाक चेंजेस की। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ द एक्यूट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि क्या है कि सॉरी, एक्यूट प्लाक चेंज में क्या हुआ, ये पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, पैथोजेनेसिस के अंदर कुछ बेसिक इवेंट्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपके कंडीशंस क्रिएट होती हैं, राइट। अब देखो पैथोजेनेसिस है,
पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है एक्यूट प्लेग फॉर्मेशन या एक्यूट प्लेग चेंजेस। दूसरा आता है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, इसकी वजह से भी आपके इस्चेमिक हार्ट डिसीज कॉज होती है। तीसरी आती है कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म। अब देखो क्या हुआ, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी जो होती है इसमें अगर थ्रोम्बोसिस की कंडीशन क्रिएट होने लग जाए तो उसकी वजह से आपके क्या होता है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज कॉज होती है, राइट। अब हम बात करें कि दूसरा, जैसे कि अगर बात करें कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म, हमने क्या बोला कि ये जो है कोरोनरी आर्टरी है नॉर्मल, अब इसमें क्या हो गया वेसोस्पाज्म, ये स्पाज्म हो गया, राइट। वेसोस्पाज्म हो गया तो ये क्या करेगा, इट विल डिक्रीज ब्लड सप्लाई विच विल कॉज द फर्दर डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने। इसमें क्या होगा कि ब्लड सप्लाई कम हुई, ब्लड सप्लाई के कम होने की वजह से क्या हुआ कि आपके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हुई लेकिन ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया। अब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया, और दिल को अस्थमा हो गया। आप बोल सकते हो कि दिल को अस्थमा होने लगा, मतलब नॉर्मल इंसान को अस्थमा होता है तो क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो दिल को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या है, ये दिल का अस्थमा। हालांकि दिस इज नॉट अ टेक्निकल, दिस इज जस्ट अ वर्ड जिसको आप याद रख सकते हो ऐसे समझने के लिए, ठीक है। तो ये वेसोस्पाज्म हुआ। अब वेसोस्पाज्म जो हुआ, ये वेसोस्पाज्म की वजह से क्या हुआ, आपके इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस कॉज हुई, ठीक है। अब एक बार गो थ्रू कर रहे थे कि इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले कि एक्यूट प्लेग चेंजेस, एक्यूट प्लेग चेंजेस में क्या हो रहा है कि सम ऑफ द एक्यूट मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रॉनिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग आर फिशिंग, प्लेग हेमोरेज एंड प्लेग रप्चर विथ एम्बोलिज्म ऑफ आर्टेरियोमेटस डेब्रिस इनटू डिस्टल कोरोनरी वेसल। सिंपल सी बात है, इनने इतने लंबे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ सिंपल सी इतनी बात बोली है कि जो प्लाग बनता है वो प्लाग किसी भी वजह से टूट सकता है, चाहे वो आपकी फिशरिंग उसके अंदर हो रहा हो या प्लाग का हीमोरेज हो रहा हो या फिर एम्बोलिज्म ऑफ, ये मतलब प्लाग जो वो रप्चर हो जाए विथ एम्बोलिज्म ऑफ एथ्रोमेटस डेब्रीज। एथ्रोमेटस डेब्रीज अगर उसके साथ में हो रही है, कॉज हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपके क्या हो सकता है, आपके एक्यूट प्लेग फॉर्मेशन या एक्यूट प्लेग चेंज होता है और आपके हार्ट डिसीज कॉज हो सकती है। अब इसमें क्या लिखा है कि प्लेग इनलार्जमेंट एंड इट्स ब्रेकडाउन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ प्लेटिलेट एग्रीगेशन एट द साइट। अब सीधी बात है ना कि अगर प्लाग बढ़ा या प्लाग का ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजह से उस जगह पे प्लेटिलेट के एग्रीगेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाली कंडीशन हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोसिस। दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स। जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स होते हैं उसका ये मेन पैथोलॉजिकल पार्ट है। ब्रेकडाउन ऑफ प्लाग रिलीजेस थ्रोम्बोजेनिक लिपिड्स एंड सब एंडोथेलियल कोलेजन, दस ट्रिगर्ड प्लेटिलेट एग्रीगेशन, थ्रोम्बिन जनरेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सीधी सिंपल सी बात है, इन्होंने इसमें क्या बोला है, दूसरी कंडीशन के अंदर कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि ये जो कोरोनरी रप्चर होते हैं, जब ये प्लाग का रप्चर होता है, रप्चर जो होता है ना, इस रप्चर की वजह से क्या होता है, देखो इस रप्चर की वजह से सबसे पहले क्या होता है, आपके जो थ्रोम्बोजेनिक लिपिड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसके बाद में आपके जो सब एंडोथीलियल कोलेजन जो होते हैं, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और इसके साथ में आपके क्या होता है, प्लेटिलेट्स जो होते हैं, प्लेटिलेट्स का एग्रीगेशन होने लग जाता है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके क्या होता है कि थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन फर्दर इंक्रीजेस चॉकिंग। आप बोल सकते हो ना कि चॉकिंग बढ़ा देता है, चॉक कर देता है, इसकी वजह से आपके इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म, सेम वही कंडीशन है, वेसोस्पाज्म होगी, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, इस्चेमिक हार्ट कंडीशन कॉज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें भी मतलब बोल सकते हैं कि ये कंडीशन तब अराइज होती है जब प्लेग का ब्रेकडाउन जो होता है ना, मतलब वहाँ पे ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे जो वेसोस्पाज्मिक मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन A2,
ये जो रिलीज होते हैं ना, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से ये आपके रिलीज होते हैं। और ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो होता है ना, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके प्रेसिपिटेशन हो सकता है वेसोस्पाज्म के अंदर। और जब प्रेसिपिटेशन अगर वेसोस्पाज्म के अंदर हो सकता है तो सीधी सी बात है, आप क्या बोल सकते हो उसको, कि आपके जो सेल ड्राइव्ड रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो इलेबोरेशन कर देंगे उस चीज़ का, उसकी वजह से चॉकिंग होगी। इस्चीमिक डिसीज की कंडीशन हो सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। साइन और सिम्टम्स की अगर बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस इन कोल्ड वेदर मतलब ठंडे वेदर में एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन क्रिएट होना, या फिर एक्यूट चेस्ट पेन होना, अनस्टेबल एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एमआई जो होता है, मुंबई इंडियंस नहीं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं, हार्ट फेलियर जो होता है, यह हार्ट फेलियर की कंडीशन भी आती है इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, हार्ट की डिसीजेज है तो कोई सी भी डिसीज हो सकती है, पहली बात। देखो, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, इसके बाद में हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट का फेलियर भी हो सकता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम भी कॉज हो सकती है, मतलब हार्ट का रिदम जो होगा वो बिगड़ जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल हार्ट का रिदम जो होता है वो इस तरह से होता है, ये पी, ये इस तरह से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये टी, पी क्यू आर एस टी, ये नॉर्मल रिदम है, राइट। दिस इज नॉर्मल रिदम। अब क्या होगा कि ये नॉर्मल रिदम गेट डिस्टर्ब। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये ऐसा हो गया और ये किसी भी तरह से आपके एबनॉर्मल रिदम हो गया, छोटा सा ये टी हो गया, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये क्या हो गया, ये एबनॉर्मल रिदम हो गया। जब ये एबनॉर्मल रिदम हो गया तो एबनॉर्मल रिदम की वजह से क्या होगा, अभी आप जब फार्माकोलॉजी के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे तो फार्माकोलॉजी के अंदर एक चैप्टर्स आता है जिसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, हार्ट के बारे में बात करते हैं। जब आप पढ़ोगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आप ड्रग्स पढ़ोगे, एरिदमिया की, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, हार्ट अटैक के अंदर, इस्चेमिक हार्ट डिसीज के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे एरिदमिया होता है ना, तो एरिदमिया में हम ये भी पढ़ते हैं कि क्लास 1C, क्लास 1A, क्लास 1B या क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं। तो वो जब कोलॉजी पढ़ेंगे तो मेडिकेशन उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर आपको हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोस करना है तो कैसे डायग्नोस करना है, कैसे डायग्नोस किया जाएगा। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्वियसली बात है, ईसीजी का हम यूज़ करते हैं। एकोकार्डियोग्राम क्या होता है कि इसके अंदर एको मतलब साउंड वेव का यूज़ किया जाता है और एक हार्ट की इमेज क्रिएट होती है, तो उसको बोलते हैं एकोकार्डियोग्राम। तीसरा आता है सीटी स्कैन, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन से कर सकते हैं। एमआरए मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम, एमआरआई नहीं, एमआरए, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम, इसके थ्रू हम जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं। कोरोनरी कैथेटेरिसन और एंजियोग्राम जो होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक जनरली डाई का यूज़ करते हैं और इसको हम डाई जो होती है, जब डाई को इंसर्ट करते हैं तो डाई का हम फ्लो चेक करते हैं कि डाई कहाँ जा रही है, कहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, कहाँ डाई ज़्यादा रुक रही है। तो जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हो तो एक ओवरव्यू सर्कुलेशन और ब्लॉकेज के बारे में हमें एक रफ आइडिया ना देते हुए एक सटीक आइडिया देती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, तो देयर बेसिकली दो तरह के प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है फार्माकोलॉजिकल, दूसरा आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आपको शायद दिख नहीं रहा है ना, अब दिख रहा है, हाँ। तो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, या तो हम मेडिकेशंस देंगे, ठीक है, मेडिकेशंस नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पीछे की हार्ट डिसीजेस के अंदर पढ़ते हुए आए हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या करना, मतलब जनरली हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, जिसके अंदर हमें योगा करना है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, मेडिटेशन करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें मिला के नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस को क्रिएट करेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, तो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में देखो सबसे पहले क्या है, मेडिकामेंट। मेडिकामेंट में क्या होता है, ACE इनिबिटर्स हम देंगे। उसके बाद में जो अरब्स होती हैं, मतलब कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं, वो BP को रिड्यूस करने के लिए दवाइयाँ देते हैं हम।
ठीक है ना, एंटी इस्चेमिक एजेंट्स देते हैं, एंटी प्लेटिलेट्स ड्रग देते हैं, ताकि प्लेटिलेट का जो एग्रीगेशन या मतलब बोल सकते हो जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो ना हो, तो एंटी प्लेटिलेट्स ड्रग देंगे इसमें हम, ठीक है। उसके बाद में हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे जिसकी वजह से हार्ट रेट रिड्यूस हो। उसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम देंगे जो कि क्या करेंगे, वर्कलोड को रिड्यूस कर देंगे हार्ट मसल के ऊपर, ठीक है। स्टेटिन्स को यूज़ करेंगे जो कि क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्या होता है, एंजियोप्लास्टी होती है या स्टेंट प्लेसमेंट। कलाम स्टेंट मैंने आपको कल भी बताया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हमारे जो था स्टेंट का फॉर्मेशन करा गया था, इसलिए इनको हम कलाम स्टेंट भी बोलते हैं। कलाम स्टेंट कुछ नहीं होता, कलाम स्टेंट के अंदर जनरली आपको एक रफ आइडिया दूं, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से जाली, जैसे ये इस तरह से गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, वो जाली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। ये स्टेट टाइप का होता है और ये जाली जैसी होती है ना। क्या होता है कि हम इसको कॉर्क के ऊपर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे अगर ब्लड वेसल जो है वो चौक हो रही है या चौक होने की वजह से नैरो हो रही है, तो क्या करेंगे कि नैरो अगर हो रही है तो नैरो होने की वजह से कलाम स्टेंट को लेके जाएंगे और इसको हम उठा के इस जगह पर प्लेस कर देंगे। तो जो वैसोस्पाज्म हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होगा, ब्लड फ्लो आपके बढ़ जाएगा और ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से आपके रिड्यूस इन इस्चेमिक हार्ट डिसीज, ठीक है। आपको समझ में आया। इसके बाद में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट रिजेक्शन, जो मतलब बाईपास ग्राफ्ट कर देते हैं। बाईपास ग्राफ्ट मैंने आपको बताया था बाईपास के जैसा। जनरली क्या रहता है कि जैसे इसी को लेके चलते हैं, ये ब्लॉक हो गई रोड, जैसे मान लीजिए आप रोड के जैसा समझ के चलिए, जैसे रोड है, रोड के ऊपर ये पत्थर गिरा हुआ है, ब्लॉक हो गई, तो अब यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, तो यात्री को इधर पहुँचाने के लिए क्या करते हैं हम जनरली, या ब्रिज वगैरह बन रहा हो, पुल वगैरह बन रहा हो, तो क्या करते हैं, एक बाईपास छोटा सा बना देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ से आने वाली चीज़ें यहाँ पर ना रुकते हुए इस जगह से होते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। यही होती है ठीक बाईपास सर्जरी। जब हमारे हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट की ब्लॉक होने की वजह से हम क्या करते हैं, बाईपास वेसल या बाईपास हम रूट क्रिएट करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो होती है ना वो इस बाईपास रूट से होते हुए अपने जो टारगेट सेल होती है उस टारगेट सेल तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिसीज कॉज नहीं होती है। सो ये था हमारे जनरली इस्चेमिक हार्ट डिसीज के बारे में। आने वाले टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए सब्सक्राइब है ना, और हमारे लिए आपका एक एक सब्सक्राइब या एक एक लाइक बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से मेरे कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सजेशन जरूर दें हमें, ताकि हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करें और आपकी कंडीशंस को फुलफिल कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।